औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज हम बात करेंगे खाता शरीक क्या होता है और खाता शरीक से ज़मीन ख़रीदनी चाहिए या नहीं। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात मैं कर रहा था कि खाता शरीक क्या होता है। खाता शरीक या जॉइंट ओनर जो होता है, जब भी किसी प्रॉपर्टी में लेट्स सपोज के एक कोई प्रॉपर्टी है किसी एक खेवट में वाक़ है, उसमें बेशक मुख्तलिफ़ खसराजात हैं, तो उस खेवट में जितने लोग मालिक होंगे वो खाता शरीक कहलाते हैं। खाता शरीक का मतलब है कि एक ही खेवट में जितने भी लोग ज़मीन के मालिक हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कितनी ज़मीन का मालिक हो या सब की मलकियत बराबर होनी चाहिए, इसकी कोई वो कदगन नहीं है। खाता शरीक ये होता है कि एक अगर खेवट है उसमें मिसाल के तौर पर 3 खसरे हैं और उन 3 खसरों में टोटल ज़मीन 50 कनाल है, तो उस 50 कनाल का ये भी हो सकता है कि कोई 10 कनाल का मालिक है, कोई 5 कनाल का मालिक है, कोई 2 मरले का मालिक है, कोई इससे भी कम का मालिक है। तो ये जितने मालकान होंगे ये सब खाता शरीक कहलाएंगे। और जब तक वो प्रॉपर्टी प्रॉपर अदालत से तकसीम नहीं होती उसकी, तो वो सारे लोग उसमें मुश्तरका खातादार ही कहलाएंगे, खाता शरीक ही कहलाएंगे। वो उस सारी प्रॉपर्टी के मालिक ही तस्वर होंगे। अक्सर सवाल खाता शरीक के बारे में 2 तरह से किए जाते हैं। पहला सवाल है कि क्या खाता शरीक ज़मीन बेच सकता है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल खाता शरीक ज़मीन बेच सकता है, लेकिन इतनी ज़मीन बेच सकता है जितनी उसकी मलकियत होगी। महकमा माल का रिकॉर्ड होता है, उसमें जितनी किसी भी खाता शरीक की मलकियत होगी वो उस हद तक अपनी ज़मीन बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सवाल है कि क्या खाता शरीक से ज़मीन ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा जो जवाब होगा वो ये है कि आपने खाता शरीक से कोशिश करें कि जब तक वो ज़मीन तकसीम ना हो जाए अदालत से, तब तक वो ज़मीन ना ख़रीदें। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि अक्सर जो खाता शरीक होते हैं तो उन्हें फ़र्द बै जो इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, वो खाना मलकियत से नहीं जारी किया जाता बल्कि खाना काश्त से जारी किया जाता है। जब खाना काश्त से फ़र्द बै जारी किया जाएगा तो वो आदमी अपनी ज़मीन बेच देगा, लेकिन जो नया मालिक होगा उसका जो इंदराज होगा महकमा माल के रिकॉर्ड में, वो खाना मलकियत में नहीं होगा, खाना काश्त में होगा। और खाना काश्त के आगे चलकर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, उसके बारे में मेरी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। उसके अलावा फिर क्या होगा कि आप जब खाता शरीक से ज़मीन ख़रीद लेते हैं तो आपको ये, बेशक आपने 5 मरले की ज़मीन ख़रीदी है और आपको 5 मरले का कब्ज़ा भी मिल गया है, लेकिन जब उस ज़मीन की प्रॉपर तकसीम थ्रू कोर्ट करवाई जाएगी तो वहाँ पर फिर ये होगा कि हो सकता है वो 5 मरले जो आपके कब्ज़े में हैं, आपने जो मेन रोड है उसके साथ वो हिस्सा लगता हो, वहाँ से ख़रीदा हो, लेकिन जब तकसीम की जाएगी तो तमाम खाता जो शरीक हैं उनको बराबर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से वो बराबर उनको शेयर मिलेंगे। तो आपने हो सकता है रोड के साथ जो मेन एरिया लगता है वहाँ पर आपने महंगी ज़मीन ख़रीदी हो, लेकिन जब तकसीम हो तो आपको कुछ हिस्सा वहाँ से मिले, बाकी ज़मीन जो रोड से दूर है वहाँ से मिले, तो आप पेमेंट ज़्यादा कर देंगे और प्रॉपर्टी आपको थोड़ी कीमत वाली भी मिल सकती है। सेकेंडली उसमें यह भी हो सकता है कि आपकी अगर थोड़ी ज़मीन है तो वो आपको मुख्तलिफ़ टुकड़ों में भी मिल सकती है, तो फिर उस सूरत में आपको बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो एक और बड़ा नुकसान होता है वो ये है खाता शरीक से कि बाज़ औक़ात जो खाता शरीक होते हैं उनके पास ज़मीन का जो कब्ज़ा होता है वो ज़्यादा होता है और उनकी मलकियत थोड़ी होती है। ये कैसे हो सकता है, इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो इस तरह से हो सकता है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास टोटल मलकियत उसकी खाना मलकियत में 5 कनाल है। उस आदमी ने पहले वो ज़मीन खाना काश्त से फ़र्द लेकर किसी और आदमी को बेच दी, उसका कब्ज़ा भी उसके हवाले कर दिया 5 कनाल का।
लेकिन उसके पास कब्ज़ा ज़्यादा ज़मीन का था, 10 कनाल का भी उसके पास हो सकता है कब्ज़ा था, या 7 कनाल का था। अब उसने देखा कि मैंने 5 कनाल से फ़र्द लेके वो ज़मीन बेच दी, लेकिन मेरे पास तो ज़्यादा है, वो दोबारा फ़र्द ले सकता है क्योंकि उसका नाम खाना मलकियत में मौजूद है। तो वो आदमी दोबारा से क्या करेगा, फ़र्द लेके ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन उसके पास है ये किसी और की है, लेकिन इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएगा और वो ज़मीन वो दोबारा किसी और को बेच के इसका कब्ज़ा भी किसी और के हवाले कर देगा। तो बाद में ये जो दोनों नए आदमी हैं जिन्होंने उस एक आदमी से ये ज़मीन ख़रीदी है, तो इनका आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। एक ने भी 5 कनाल ज़मीन उसी मालिक से ख़रीदी और खाना काश्त में उसका इंदराज हो गया। उसके बाद दूसरे आदमी ने भी ख़रीदी, उसका भी इंतकाल हो गया। तो अब दोनों आदमियों के पास कब्ज़ा भी है और दोनों के पास टाइटल डॉक्यूमेंट भी हैं, तो इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। जबकि गलती किसकी है, जो पुराना मालिक है उसकी है, उसने बगैर तकसीम किए दोनों आदमियों को वो ज़मीन बेच दी। तो लिहाजा अगर खाता शरीक से ज़मीन ख़रीदने का तल्लुक़ है तो इसके बारे में मुझसे सवाल अगर आप पूछते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब तक वो ज़मीन प्रॉपर किसी कोर्ट से तकसीम ना हो आपने उससे ख़रीदनी नहीं है, वरना जो आप ख़रीदने वाले हैं पुराने मालिक को कोई उसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग ख़रीदेंगे उनके लिए बहुत सारी परेशानियों का वो सबब बनेगी। अब ज़मीन तकसीम किस तरह होती है, तो ज़मीन की तकसीम 2 तरह से होती है। नंबर 1 सिविल कोर्ट से। सिविल कोर्ट से कौन कौन सी ज़मीन तकसीम हो सकती है, जो रेजिडेंशियल ज़मीन होती है जहाँ पर रिहायशी मकानात होते हैं। नंबर 2 जो कमर्शियल ज़मीन होती है, जहाँ पर ये दुकानें वगैरह बनी होती हैं, बड़े बड़े प्लाजे बने होते हैं। तो ये कमर्शियल में जो भी ज़मीन आती है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल ज़मीन हमेशा सिविल कोर्ट तकसीम करेगी और ये सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वही इसको तकसीम कर सकती है। जबकि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी तकसीम सिविल कोर्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसकी तकसीम जो रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, तहसीलदार साहब होते हैं, वो करेंगे। अगर आपने कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तकसीम करवानी है तो आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, और अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम करवानी है तो आप तहसीलदार साहब के पास जाके वहाँ से इसकी तकसीम करवा लें। तो जब तक ये प्रॉपर तकसीम नहीं होगी तो बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। जब भी ज़मीन खाता शरीक से ख़रीदनी हो तो पहले आप उससे ये डिमांड करें कि आप इसको प्रॉपर कोर्ट से तकसीम करवा के फिर उसका कब्ज़ा मेरे हवाले करें, ताकि मुझे आगे चल के किसी तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।